जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो लगभग होली के इस शुभ अवसर पर एक दो दिन का गैपिंग हुआ होगा। तो अभी जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी आप लोग को रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहा है। आपसे हमने वादा किया था कि लगभग एक या दो दिन मिस होगा, तो उसी तरह से आप लोग कोऑपरेट किए होंगे, क्योंकि बहुत जगह जो है कि बिहार के अंदर में आपका कहीं पर होली आपको 25 को मनाया गया, कहीं पर 26 को भी मनाया जा रहा है। लेकिन आप लोग को बता दें कि अपने पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको हम इतना एनर्जेटिक कर देते हैं, इतना आपको पॉजिटिव वे में आपको हम रख के चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो दिन वीडियो अगर नहीं भी आता है, कोई कारण अगर एब्सेंट हो जाते हैं, तो मेरा पीछे का वीडियो इतना पड़ा हुआ है कि आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं और देख के अपने आप को जो है कि आप एनर्जी के माध्यम से आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप वीडियो अगर मिस भी होता है एक दिन, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस से आप लोग जो है कि अपने आप को जो है कि मान लीजिए अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए एक सेट प्रैक्टिस आप डेली लगाइए। कितना पढ़ाई हो या न हो, आप एक सेट प्रैक्टिस डेली कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका तैयारी बना रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका उस सेट में 65 नंबर आया, 70 नंबर आया, 72 नंबर हुआ, तो अपने मन में क्या होता है कि चलो भाई कम से कम अगर नहीं भी पढ़ पाए तो क्या हुआ कि हम जो है कि सेट मार के जो है कि हम एग्जाम में रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज जो अभी जो है कि हम लोग जो ये कोई टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोग का 2-4 दिन के बाद इस महीना से शुरुआत हम लोग करेंगे, उसमें आपको लाइव भी सेशन में लाएंगे और लाइव के साथ साथ आपको हम लोग जो है कि पहले के तरह आपको हम सिलेबस भी देना शुरू करेंगे। जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल रेलवे के लिए साइंस भी लाते हैं, जैसा कि वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आपका जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी का कर रहे हैं, तो आप लोग जो को वीडियो या 3-4 दिन जो मिलेगा या मिक्स के माध्यम से मिलेगा, यानी सब चीज एक ही वीडियो मिलेगा, उसी में आपको सब चीज मिलके लगभग 1 घंटा का वीडियो आपको लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग बिना कोई संकोच किए हुए, बिना कोई टेंशन लिए हुए आप इस पे लगातार बने रहिए, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा चैनल या हम लोग का परिवार एक किस तरह से आगे ग्रोथ कर रहा है। बस इसी तरह से आपका समर्थन और प्यार हमें मिलते रहे और हम अपने जो मेहनत में कहीं भी 1% का कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हाँ, बशर्ते आप दिन भर मेहनत कीजिए मेरे साथ, आपका कहीं कोई तैयारी में दिक्कत नहीं आएगा और आपका जिस दिन रिजल्ट का पीडीएफ आएगा उस पीडीएफ में आपका नाम अवश्य आएगा। तो चलिए हम बिना कोई देरी के हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग से आशा रखते हैं कि आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का भी दोस्तों में प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जो है कि मिक्स क्वेश्चन का। तो आपका पहला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत का प्रथम तेल क्षेत्र या तेल कुआं जो खोदा गया था किस शहर में? डिगबोई में। तो आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में पूर्वोत्तर राज्य असम है। असम है जो कि आपका 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, और उस 7 सिस्टर में से असम जो एक राज्य है, वहां पर एक जगह है डिगबोई। डिगबोई में 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा ईस्वी, 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में आपका पहला कुआं खोदा गया और उस कुआं का नाम वसुंधरा रखा गया। क्या रखा गया? वसुंधरा रखा गया। और वहीं से जो है कि आपका विभिन्न प्रकार के जो है कि तेल का उत्पादन किया जाता है और आगे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में उसका यूज करते हैं। और असम में ही एक और तेल कुआं का नाम है नुनमाटी। क्या नाम है? नुनमाटी तेल शोधक कारखाना। यह जो कुआं है यह भी असम में है। कहां में है? असम में है। उसी प्रकार से आप लोग को यह सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से एक है मंगला तेल क्षेत्र। मंगला तेल क्षेत्र जो है वह राजस्थान में है। कहां में है? राजस्थान में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग को पता है कि एक भारत के अंदर में शहर है जामनगर। जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर भी आपका तेल का बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगा हुआ है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जामनगर के ही बगल में एक शहर है भावनगर। कौन सा शहर है? भावनगर। क्योंकि आप लोग को बताए थे जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तो नमक का भाव बढ़ गया था। नमक का भाव बढ़ गया था, अर्थात नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। कहां में है? भावनगर में है। और आप लोग को पता है कि नमक का अगर ज्यादा यूज करते हैं तो आपको जो है कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपको ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ सकता है, लेकिन अगर आप कम यूज कीजिएगा तो आपको घेंगा बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है? घेंगा, जिसे हम लोग गलगंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं, जिसमें कि आपका थायराइड ग्रंथि खराब हो सकता है, अर्थात वॉइस यंत्र खराब हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को कि आपका तेल निर्माण के लिए या तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपका मुंबई के अंदर में मुंबई हाई कौन सा प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है वह तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। मुंबई हाई जो है वह तेल ही निकालने का जो है कि एक प्रकार का जो है कि प्लेटफॉर्म है मुंबई के अंदर में, जिसका नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है? सागर सम्राट, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो आप लोग को बता दे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है वह अंतरराष्ट्रीय समझौता के लिए, किसके लिए जाता है? जैसे आप लोग को पता है कि भारत जो है कि अपने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी विभिन्न देशों से समझौता करते रहा है, जैसे पंचशील समझौता, शिमला समझौता, ये सब समझौता जो है कि विदेश लेवल पे हुआ है, अनुच्छेद 51 का प्रयोग करके हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 51 में आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता का वर्णन मिलता है जो कि आपका राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो उसी क्रम में आप लोग को पता है कि विभिन्न प्रकार के अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे समझौता होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समझौता होगा या भारत और चीन के बीच कोई समझौता होगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो उस पे जो है कि आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का शुरुआत 1965 से हुआ है। कब से हुआ है? 1965 से। आप लोग को बता दे 1964 में 27 मई के दिन 1964 में 27 मई के दिन जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु होता है, पद पे रहते हुए होता है। और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पद पे रहते हुए, आपके कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को होता है और मरने के जस्ट एक वर्ष के बाद भारत सरकार के द्वारा उनके नाम पर एक पुरस्कार का शुरुआत होता है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, और यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी पुरस्कार का शुरुआत 1995 से हुआ है। कब से हुआ है? 1995 से हुआ है। और उसी प्रकार में आपको बहुत सारा हम पुरस्कार एक बार रिकॉल करवा देते हैं फास्ट, तो आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह सबसे पहले आपको बताते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ है। कब से हुआ है? 1901 से हुआ है नोबेल पुरस्कार का शुरुआत। और 1929 से जो हुआ है ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? आप लोग को पता है कि फिल्म के क्षेत्र में विश्व के लेवल पर सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है और इसका शुरुआत 1929 से हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग को बता दें कि 1954 में भारत रत्न का शुरुआत हुआ है, 1954 में ललित कला अकादमी का शुरुआत हुआ है, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत हुआ है, और उससे जस्ट एक साल पहले 1953 में आपका संगीत नाटक अकादमी का शुरुआत हुआ है। किसका शुरुआत हुआ है? संगीत नाटक अकादमी का शुरुआत हुआ है। उसी प्रकार से 1951 में मिस वर्ल्ड का शुरुआत हुआ है और 1952 में मिस यूनिवर्स का शुरुआत हुआ है। उसी प्रकार से 1952 में कलिंग पुरस्कार का शुरुआत हुआ है। किसका शुरुआत हुआ है? कलिंग पुरस्कार 1952 में। उसी प्रकार से अर्जुन पुरस्कार 1961 में। कब से हुआ है? 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961 में। उसी प्रकार से आप लोग को पता है 1965 में साहित्य 1965 में आपका जो है कि भारत के अंदर में दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ है। और वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से। और आप लोग को बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे श्री शंकर कुरूप। कौन बने थे? श्री शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 ईस्वी में आडा कुजाई नाम के पुस्तक के रचना के लिए दिया गया था मलयालम भाषा में। किस भाषा में? मलयालम। और आप लोग को पता है कि मलयालम भाषा जो है वह केरल में चलती है। कहां में चलती है? और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में भी चलती है। कहां चलती है? लक्षद्वीप। क्योंकि लक्षद्वीप का जो हिस्सा है या लक्षद्वीप का जो कार्यभार है वह सारा का सारा जो उठाता है वो केरल उठाती है। क्योंकि लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय का जो भी वहां पर मतलब न्यायिक काम करेगा वह आपका एर्नाकुलम न्यायालय संभालती है, यानी केरल का हाईकोर्ट संभालती है। याद रखिएगा लक्षद्वीप आता है केरल में। उसी प्रकार से दादर नगर हवेली सब जो है दमन द्वीप ये सब मुंबई में आता है। किसके अंदर आता है? मुंबई में। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार कलकत्ता में आता है। किस में आता है? कलकत्ता में आता है। उसी प्रकार से पुदुचेरी तमिलनाडु में आता है। किस में आता है? तमिलनाडु में आता है। ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह में जो है कि अगला पुरस्कार का अगर हम बात करते हैं तो 1969
1969 में आपका कौन सा पुरस्कार, तो वो है मान बुकर पुरस्कार। कौन सा शुरुआत, मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 से हुआ है। उसी प्रकार से 1973 में बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत हुआ है। किसका शुरुआत हुआ है? आप लोग को बता दें बोरलॉग पुरस्कार का जो है कि नामकरण जो हुआ है वह कृषि के क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता होगा नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हरित क्रांति का शुरुआत करवाया था नॉर्मन बोरलॉग ने। और भारत के अंदर में हरित क्रांति के जनक हम लोग स्वामीनाथन को जानते हैं, स्वामीनाथन को जानते हैं। तो आप लोग को बता दें कि 1973 ईस्वी में बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कृषि के क्षेत्र में किया गया। समझ में आ गया? और देखिएगा 1973 में हो गया बोरलॉग पुरस्कार। एक होता है प्रोलॉग भाषा, कंप्यूटर की एक भाषा होता है प्रोलॉग, और प्रोलॉग भाषा का आविष्कार भी 1973 में ही हुआ। यानी बोरलॉग बोरलॉग पोरलॉग दोनों 73 मारेंगे, बोरलॉग पोरलॉग दोनों कम मारेंगे, 73 मारेंगे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से 1973 में यानी दोनों को हम मिक्स कर दिए, यानी बोरलॉग को भी पोरलॉग को। इसलिए 1973 में एक और क्वेश्चन याद करवा देते हैं कि भारत के अंदर में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का स्थापना, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, उसका स्थापना भी 73 में हुआ है। कब हुआ है? 73 में। उसी प्रकार से आपको बता देते हैं कि 1985 में आपका एक पुरस्कार का शुरुआत हुआ है, जो कि आपका खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जैसे कि क्रिकेट का जो कोच है उनको दे सकते हैं, हॉकी की टीम का जो कोच है उनको दे सकते हैं। अर्थात खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसका शुरुआत 1985 में हुआ है। कब हुआ है? 1985। और आप लोग देखते होंगे कि भारत के अंदर में आपको जो है कि गरीब और सहाय व्यक्ति को जो है कि आपका बीपीएल परिवार सबको जो है कि घर मुहैया करवाया जाता है, जिसका नाम है इंदिरा आवास योजना। क्या नाम है? याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना का शुरुआत 1985 से ही हुआ है। कब से हुआ है? 1985। और आप लोग को पता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर पीएम आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है 1985 में। उसी प्रकार से आप लोग को पता होगा कि 1991-92 में एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है, अभी वर्तमान समय में उसका नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी वर्तमान समय में नाम है, लेकिन जब 1991-92 में शुरू किया गया था तो उस समय उनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 2021 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने उनका नाम हॉकी के जादूगर जो है कि जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, जिनका संबंध लखनऊ से था। कहां से था? लखनऊ। मेजर ध्यानचंद का संबंध लखनऊ से था, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम किस शहर में है, तो लखनऊ मारेंगे। क्या मारेंगे? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2002 ईस्वी में, तो 2002 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का शुरुआत हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का शुरुआत 2002 में हुआ है। अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी, जो कि अभी हम बताए कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसका शुरुआत 1991-92 में हुआ था। लेकिन जिस समय स्टार्ट किया गया था उस समय पाने वाला पहला व्यक्ति पूछता है एग्जाम में कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, तो वह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के अंदर में पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के अंदर में पहले ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह आपके विश्वनाथन आनंद बने हैं, जिसका संबंध तमिलनाडु से था। और आप लोग को बता दें कि इन्हें पुरस्कार दिया गया क्योंकि ये आपका चेस में बहुत ज्यादा माइंड लगाते थे, उसमें मास्टर हो गए थे वो, इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक याद रखिएगा, माइंड मास्टर। क्या याद रखिएगा? माइंड मास्टर पुस्तक के जो लेखक है वो विश्वनाथन आनंद है। कौन है? विश्वनाथन आनंद है, और वह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था, तो गोवा 1961 में। आप लोग को बता दे कि आप लोग को शुरू से कहने बार रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे हम क्लास को ले रहे हैं, कोई नया सिलेबस हम नहीं दिए हैं। आप लोग को जब सिलेबस देंगे तब देखिएगा एक एक करके आपको हम निचोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आपको ये रिवीजन के तौर पे दे रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को बता दे
कि लगभग आपका 1400 ईस्वी मतलब कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से जो है कि विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां भारत आने लगी थी व्यापार करने के लिए, जिसमें से आप लोग याद करते होंगे पुर्तगाली आए थे, फिर आपका डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेजी आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। लेकिन आप लोग को बता दे वो जो आए थे मसाला के व्यापार करने के लिए आए, फिर आपका सूती वस्त्र को लेकर भी आए। लेकिन उसी आने के क्रम में आप लोग को बता दे सबसे पहले जो आए थे आपके पुर्तगाली आए थे, और पहला पुर्तगाली आपके आए थे वास्को डी गामा, जो कि लगभग 17 मई 1498 को आए थे। 17 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पास पार करते हुए वह एशिया महाद्वीप में भारत के पास केरल के काली तट पर पहुंचे। और केरल के काली तट पर जब पहुंचे तो उनका सबसे पहले स्वागत करने वाले राजा थे जमोरिन। कौन थे? राजा जमोरिन थे, और जमोरिन ने ही उसका स्वागत किया था। और वहां पर जो है कि धीरे धीरे अपना सब वो विस्तार करने लगे। और आप लोग को बता दे कि उसी क्रम में जो है कि लगभग जो है 1505 ईस्वी में देखिएगा 1498 वो पहली बार आए, और दूसरी बार जब आए थे तो 1502 में आए थे। 1502 में आए थे वास्को डी गामा। लेकिन जब आए तो उन्होंने जब यहाँ फैक्ट्री वगैरह अपना लगा दिया, तो लगाने के बाद वो जो है कि यहाँ पर एक गवर्नर का नियुक्ति किया, यहाँ पर गवर्नर का नियुक्ति किया कि यहाँ पर कंट्रोल करके सब जगह से सामान हम जुटाएंगे, यहाँ से फिर इसको सप्लाई करेंगे अपना पुर्तगाल यूरोप करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो फैक्ट्री स्थापित किया उनके देखभाल के लिए गवर्नर को नियुक्त किया। और सबसे पहला गवर्नर पुर्तगाली बनने वाला जिसका नाम था आपका फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अल्मेडा याद रखिएगा, लास्ट में डो याद रखिएगा, पहला दो। और दूसरा भी पूछता है, दूसरा जो लास्ट में आएगा वो कॉल लेके आएगा, अल्बुकर्क आएगा। तो याद रखिएगा कि पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बनकर आए थे 1505 ईस्वी में वो अल्मेडा साहब आए थे। और अल्मेडा जब आए तो उन्होंने सबसे पहले जितना देखिएगा भारत में व्यापार कर रहे हैं, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पूर्व में आपके भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो ये दोनों में जो है कि उन्होंने अपना जो है कि पूरा कमांड स्थापित किया, पूरा अधिकार धीरे धीरे करने लगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनियां आना शुरू हो गए थे। तो आप लोग को बता दें कि उन्होंने हिंद महासागर और अरब सागर में जो भी आपका वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा या उसको किया, तो उस पद्धति को या फिर उस नियम को जो जाना गया वो कहा गया ब्लू वाटर की नीति। क्या किया गया? ब्लू वाटर की नीति या जल नीति कहा गया, या नीले जल की नीति कहा गया। क्योंकि नीला कहने का मतलब है समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो आप लोग को बता दे कि उन्होंने जो है कि आपका नीले जल की नीति को अपनाया। और नीले जल की नीति को जो अपनाने वाला पहला गवर्नर बना था वो पहला ही बना था आपका अल्मेडा। कौन बने थे? यानी अल्मेडा ने 1505 ईस्वी में इसका शुरुआत करवाया। आने के साथ इनका एक ये चीज याद रखिएगा कि भाई वहां पर जो है कि अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन इनका ज्यादा दिन कार्यकाल नहीं रहा, सिर्फ 5 साल कार्यकाल रहा। कितना साल? 5। यानी 1505 से लेके लगभग 1510 तक रहा। लेकिन 1510 से पहले 1509 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, जो कि आपका चोल का युद्ध था। चोल का युद्ध था, एक आपका केरल के ही लोकल शासक थे, आपका गुजरात और केरल के इलाका में उनका शासन हुआ करता था। वहां से उन्होंने जो है कि एक राजा से जो है कि युद्ध लड़ा, और उस चोल के युद्ध में जो है कि आपका पहला जो गवर्नर बना था आपका अल्मेडा, वो हार गया। जब वो हार गया, समझ लीजिए भारत ऐसा देश से हार गया, यहाँ के एक लोकल शासक से हार गया, तो पुर्तगाली का जो कमांड करने के लिए पुर्तगाल में बैठा हुआ राजा था वो जो है कि इनको बुला लिया। क्या कर लिया? बुला लिया। और बुलाने के बाद बोला अब आ जाइए, आप जब एगो शासक को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपसे वहां संभव नहीं है काम धाम, तो आप जो है कि हम दूसरा आदमी को भेज रहे हैं, था दूसरा गवर्नर को भेज रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय जो बन के आए हैं वो आपके अल्बुकर्क आए हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्योंकि अल्फांसो, देखिए अल्फांसो यहां पर नाम है। आपको बता दे कि भारत के अंदर में अल्फांसो नाम का एक आम है। क्या है? आम का एक आपका प्रकृति होता है या प्रजाति होता है अल्फांसो, जो कि महाराष्ट्र इलाका में बहुत मिलता है। तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में 1510 ईस्वी में दूसरा आपका पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, जिसका नाम था आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। उन्होंने आके सबसे पहला काम यह किया कि वो जो आपका जो अल्मेडा के द्वारा जो चलाया जा रहा था नीले जल की नीति, उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और उन्होंने उस स्थान पर और ज्यादा हाईलाइट दिमाग लगाया, ज्यादा और कमाने का प्रयास किया, पैसा की कैसे कमाया जाए। तो उन्होंने
ने जो है कि नीले जल की नीति को बंद करके वहां पर कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। किसको लागू किया? और कार्टेज व्यवस्था क्या था आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि कार्टेज व्यवस्था एक ऐसा चीज था, क्योंकि आपको पहले जो अल्मेडा था उन्होंने क्या किया था कि नीले जल की नीति को यानी कि किसी को उसमें घुसने नहीं दे रहा था, वो उसको ब्रेक करके रखता था। वो एक अधिकार को स्थापित करना चाहता था, एक अधिकार को स्थापित करना चाहता था, जो है कि पहला वाला जो अल्मेडा अल्मेडा पहला वाला जो अल्मेडा आया था वो आपको एक अधिकार को स्थापित कर रहा था नीले जल की नीति अपना के कि भाई इसमें कोई नहीं घुस पाएगा, हम एक अधिकार यहाँ पर जो है हम ही बॉस हैं। लेकिन आप लोग को बता दीजिए दूसरा वाला आया तो बोला नहीं, दूसरे को भी आने दो, दूसरा कंपनी सबको भी आने दो, लेकिन यहाँ पर हम उसका मालिक जो है कि बनेंगे और मेरे हिसाब से उसको चलना होगा, क्योंकि हम उसे टैक्स लेंगे और टैक्स लेके उसको व्यापार करने देंगे। हमको क्या दिक्कत है, मेरा तो कंपनी चल ही रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, मेरा यहाँ पर वर्चस्व रहेगा, मेरे अनुसार यहाँ पर दूसरा कंपनी काम करेगी। तो उसी को कार्टेज व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? यानी कार्टेज व्यवस्था में अन्य कंपनियों को आने की अनुमति दी गई, लेकिन एक शर्त के अनुसार कि भैया आपको जो है कि एक नियम के अनुसार आपको पैसा या टैक्स के रूप में भरपाई करना होगा। तो आप लोग को बता दे कि पहली बार उन्होंने यह व्यवस्था लाया और दूसरा काम 1510 में इन्होंने यह कर दिया कि आपका गोवा जो एक भारत का राज्य था, गोवा जो एक भारत का एक राज्य था, उस गोवा पर जो है कि उस समय यूसुफ आदिल शाह नाम का एक शासक हुआ करता था, जो कि गोवा पे कंट्रोल करता था। एक भारत का शासक था, गोवा पे अधिकार किया था। लेकिन यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके 1510 ईस्वी में गोवा को अपने क्षेत्र में पुर्तगाली कहने का मतलब उधर अल्मेडा, पुर्तगाली कहने का मतलब अल्मेडा, क्योंकि उस समय अल्मेडा शासक थे जो कि गवर्नर थे। तो अल्मेडा ने अपने अधिकार में कर लिया और जिस दिन किया था याद रखेगा वह ईस्वी था 1510। कौन सा ईस्वी था? और 1510 में जब अधिकार कर लिया तो उस पर अधिकार चलता ही रहा। फिर अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, उस पर जो है कि युद्ध वगैरह हुआ एक दूसरे में यहाँ पर शासन करने में, और युद्ध होने के क्रम में बहुत बार गोवा जो है कि बहुत अंग्रेज के पास चल गया, बहुत बार डच के पास चल गया, अब बहुत बार फ्रांसीसी के पास चल गया। तो इस तरह से फेरबदल कर करके यूरोपीय कंपनी ने उस पर शासन करने का काम किया। लेकिन अंततः गोवा पर जो मुक्ति हुआ वो आपका 1961 में हुआ। 1961 में याद रखिएगा 19 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो बोल रहे हैं एग्जाम में आएगा। 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को जो है कि मुक्ति अंततः किया पुर्तगाली ने। किसने किया? पुर्तगाली ने। क्योंकि आप लोग को पता है कि जितने भी यूरोपीय कंपनी आए सबसे पहले आने के क्रम में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में जाने में भी पुर्तगाली गए हैं। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनी में सबसे बाद में जाने वाला अपना घर लौट के कौन हुआ? पुर्तगाली मारेंगे। क्या मारेंगे? याद रखना है, जो पहले आया है और वही बाद में गया, यानी सबसे लंबा दिन तक शासन अगर पूछेगा तो भी मारेंगे पुर्तगाली। क्या मारेंगे? पुर्तगाली। याद रखने का प्रयास कीजिएगा और याद रखिएगा कि गोवा को जो मुक्त किया था 19 दिसंबर 1961 को किया था। और आप लोग को बता दे कि जिस समय उसको मुक्ति मिला था, उस समय जो पुर्तगाल के जो गवर्नर थे उस समय तो होंगे, यानी 1961 में तो होंगे, तभी तो वहां पर जो शासन चल रहा था। तो याद रखेगा उसमें सिल्वा नाम का गवर्नर था। किस नाम का? सिल्वा। यानी कि जिस समय अधिकार कर रहा था तो उस समय अल्बुकर्क था, ठीक है, अल्बुकर्क था 1510 में। लेकिन 1961 में जब अंततः भारत को सौंपने लगा हुआ क्षेत्र, गोवा क्षेत्र पुर्तगाली ने, तो उस समय सिल्वा हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सिल्वा हुआ करता था, आप लोग याद रखिएगा। और वह डेट था 19 दिसंबर। लेकिन सिर्फ भारत को जो है कि वह क्षेत्र सौंपा, लेकिन भारत ने उनको अभी एक जो है कि समुच्च राज्य का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन भारत के अंदर में जब संविधान के अनुसार उसे जोड़ने का काम किया, भारत के एक राज्य में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो जोड़ने का काम किया, वह आपका याद रखिएगा गोवा को जोड़ने का काम किया, वह आपका किया 56वां संविधान संशोधन। किसके तहत? 56वां संविधान संशोधन 1987 में। 56वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा के लिए बोल रहे हैं। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और पूर्ण राज्य के दर्जा के रूप में उन्हें भारत का 22वां राज्य बनाया। कौन सा राज्य बनाया? 22वां राज्य बनाया गोवा को। और उस प्रकार से, और जिस दिन भारत सरकार ने गोवा पर मुहर दिया उस डेट था 30 मई। कौन सा डेट था? 30 मई। इसीलिए गोवा दिवस अगर पूछेगा तो 30 मई को मारेंगे और गोवा मुक्ति दिवस बोलेगा 19 दिसंबर, क्योंकि गोवा मुक्त हुआ था 19 दिसंबर को पुर्तगाली से, और लेकिन
लेकिन भारत ने जो गोवा को एक जो है कि अच्छा ऐसा राज्य का दर्जा दिया, वह 56वां संविधान संशोधन 1987 को। आज जिस दिन मुहूर्त पड़ा वह डेट था 30 मई। कौन सा डेट था? 30 मई। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा, गोवा दिवस पूछेगा तो 30 मई मारेंगे, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस पूछेगा तो मारेंगे 19 दिसंबर। कितना मारेंगे? 19 दिसंबर। लेकिन अभी सुनने के लिए मिल रहा था जब 36वां संविधान संशोधन, जैसे हम गोवा के बारे में बोले तो 36वां संविधान संशोधन सुनने के लिए मिल रहा था, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर में सिक्किम को एक भारत के राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सिक्किम 1975। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। और आप लोग को बता दे कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं, अथर्ववेद के पाठकर्ता को अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। और एक बच गया कौन? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवयु। यानी जिस पे रेप है ऊपर में, उसका आंसर भी रेप लेके आएगा, यानी कि अर्धवयु याद रखिएगा। यजुर्वेद का याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1897 में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 को हुआ था। और उस कराने वाला यानी उसका स्थापना कराने वाला जो व्यक्ति था वह स्वामी विवेकानंद था। कौन था? आप लोग को बता दे, भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल एक जो है कि राज्य है, और पश्चिम बंगाल के अंदर में जो है कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था आपका रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, जिसका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो हुआ है वह जो है कि करवाया गया है विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि विवेकानंद जो थे वह रामकृष्ण परमहंस के चेला थे। क्या थे? चेला थे, यानी शिष्य थे। याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से उनके उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, जिसका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, उनके द्वारा 1897 ईस्वी में आपका जो है कि रामकृष्ण परमहंस अर्थात अपने गुरु के उपलक्ष्य में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना बंगाल के अंदर में 1897 में करवाने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। और आप लोग को बता दे, गुजरात के अंदर में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आजकल के युग में, याद रखिएगा। धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा चीज है जहां पर आप लोग को बता दे, एक ऐसा स्थल है भारत के अंदर में, हड़प्पा स्थल जो है कि आपका धौलावीरा गुजरात में है, उसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को, यानी राष्ट्र धरोहर के रूप में यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है आपका जो है कि धौलावीरा। और धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जो कि 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में, यानी 3 भाग में। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो कुछ घर बनाते हैं, मतलब कुछ रूम बना लेते हैं उसमें से, कुछ आंगन बना लेते हैं, कुछ जो है कि द्वार बना लेते हैं। ये 3 चीज। तो उसी प्रकार से 3 भाग में बांटा गया जो एकमात्र स्थल था वो धौलावीरा था। कौन सा था? और धौलावीरा जो है वहीं पर एकमात्र ऐसा प्रमाण मिला है आपका स्टेडियम का। किसका प्रमाण मिला है? स्टेडियम का प्रमाण मिला है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। स्टेडियम यानी क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो क्रिकेट स्टेडियम का जो प्रमाण मिला है वो आपका धौलावीरा में मिला है। कहाँ में मिला है? धौलावीरा में मिला है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और धौलावीरा में ही पहली बार पानी की उत्तम व्यवस्था, किसका व्यवस्था? पानी की उत्तम व्यवस्था का जो उल्लेख मिला है वह भी धौलावीरा में मिला है। और धौलावीरा जो है वह भारत के यूनेस्को के स्थल में शामिल है जो गुजरात में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में अगर पूछे कि सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा हड़प्पा सभ्यता का, तो याद रखिएगा राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के अंतर्गत, याद रखिएगा, आपका घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? यानी भारत के अंदर में अगर पूछे सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। लेकिन अगर पूछेगा कि अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भारत नहीं लगाएगा, अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का, या फिर सीधा पूछेगा कि सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो बोलेगा मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगर भारत नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत के बाहर आपका मोहनजोदड़ो है, वो सिंध प्रांत के आपका पाकिस्तान के लड़काना जिला में है।
आपका जो है कि मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, तो राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर में है, जिसका खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में अगर पूछे तो राखीगढ़ी, अगर भारत नहीं लगाएगा तो मोहनजोदड़ो जाएंगे, और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ा यानी उसी को हम लोग कीट भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में रहेगा कीड़ा तो आपको समझना है कीट। क्या समझना है? कीड़ा पूछे या कीट पतंग पूछे, इसका अध्ययन जो कहलाता है वह एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से अगर पूछे हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन पूछेगा तो ऑस्टियोलॉजी। अगर हड्डी से हड्डी का जोड़ जो कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? लिगामेंटस। हड्डी से हड्डी को जोड़ को कहते हैं लिगामेंटस, और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ को कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? क्योंकि आप लोग को हम बार बार ट्रिक एक देते हैं छोटा सा, जिसका नाम है एमबीटी। एक शॉर्ट में आप लोग को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोग शॉर्ट में बोलते होंगे एमबीटी। एमबीटी बोलते हैं। तो एमबीटी में समझना है, एम से मांस, अब बी से बोन, बोन मतलब हड्डी होता है, बोन मतलब हड्डी होता है, और लास्ट में वो टी बचा, टी से टेंडन, टी से क्या हो जाएगा? टेंडन। तो याद रखिएगा, मांस और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। लेकिन एग्जाम में अब टेंडन नहीं देता है। क्वेश्चन आपसे भले पूछ देगा कि हड्डी और मांस के जोड़ को क्या कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा हड्डी और मांस के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं, लेकिन एग्जाम में टेंडन नहीं रहता है। एग्जाम में जो है कि उसका हिंदी नाम दे देता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो कि टेंडन होता है, टेंडन का हिंदी नाम होता है कंडरा। क्या होता है? कंडरा। लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, उसमें ऑप्शन आपको स्नायु भी देखने के लिए मिलेगा। स्नायु जो होता है वह आपका लिगामेंटस का हिंदी नाम होता है। लिगामेंटस, जो कि आपका हड्डी से हड्डी का जो जोड़ कहलाता है वो लिगामेंटस कहलाता है। लिगामेंटस का हिंदी नाम है स्नायु। लेकिन आप लोग को बता दे कि कंडरा जो होता है आपका हड्डी और मांस का जो जोड़ कहलाता है, कंडरा जो कहलाता है, सॉरी टेंडन जो कहलाता है, उसका हिंदी नाम कंडरा है। लेकिन आप लोग को जुगाड़ देते हैं कि हमको कैसे याद रहेगा टेंडन का हिंदी नाम कंडरा होता है। तो टेंडन में डो आता है, टेंडन में डो आता है, और कंडरा में भी लिखिएगा तो डो आता है, यानी डो वाला डो ले लेगा। और उधर आपको बता दिया एमबीटी से पकड़ लीजिएगा, जो है कि टेंडन हो जाएगा। यानी इस तरह से आप जुगाड़ जब कीजिएगा तो आपका लंबा दिन तक याद रहेगा, तभी आप एग्जाम में जाकर एकदम सेटिस्फाइड होकर आंसर बना पाइएगा। नहीं तो ऐसे रटने से कहीं कुछ नहीं हुआ, आज तक किसी का नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर और थोड़ा सा हम अध्ययन को ले लेते हैं। अगर पूछेगा आप लोग को कि पर्वत का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्वत यानी पहाड़ पर्वत होता है ना, तो याद रखिएगा पर्वत का अध्ययन होता है ओरोलॉजी। क्या होता है? ओरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। उसी प्रकार से आप लोग को बता दे कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो गया। अच्छा, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? फरेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फरेनोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। कान का अध्ययन ओडोलॉजी। कान का अध्ययन ओडोलॉजी। और दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। याद रखिएगा। और जो है कि आंख का जो आपका डॉक्टर कहलाता है वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है। आंख का डॉक्टर ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है। उसी प्रकार से यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। लेकिन उसी में अगर पो के जगह म लगा देंगे, हेमेटो अगर बोल देंगे, तो खून का अध्ययन। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। अगर आपसे पूछेगा कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी को हम लोग कहते हैं गुर्दा। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुर्दा। और गुर्दा की इकाई होता है नेफ्रॉन। गुर्दा का इकाई होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से बना लेंगे नेफ्रोलॉजी। क्या बना लेंगे? नेफ्रोलॉजी। उसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा हृदय। हृदय को इंग्लिश में कहते हैं कार्डियो। क्या कहते हैं? कार्डियो। और कार्डियो का अगर याद रखिएगा कार्डियोलॉजी। क्या याद रखिएगा? कार्डियोलॉजी। उसी प्रकार से मस्तिष्क में होता है तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र का जो है कि आपका इकाई जो होता है वो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन से याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। क्या याद रखिएगा? न्यूरोलॉजी। लेकिन मस्तिष्क का अध्ययन जो होता है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। उसी प्रकार से आपका जो मांस जो होता है, ऊपर वाला मांस, मांस का अध्ययन मायोलॉजी। मांस का अध्ययन मायोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डी पूछे या अस्थि पूछे, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। दोनों के लिए आंसर ऑस्टियोलॉजी होगा। क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है? कृष्णा। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे है। और वर्तमान समय में विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। और आप लोग को बता दे कि विजयनगर जो है वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और कृष्णा का आप लोग को हम 4 गो जो है कि शहर बताते हैं, 4 गो सहायक नदी बताते हैं। कृष्णा की 4 सहायक नदी है जिसका नाम आप लोग को बार बार बताते हैं। एक माल प्रवाह, एक घाट प्रवाह, एक दूध गंगा, एक पंचगंगा। यानी घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, ये चारों सहायक नदी है कृष्णा का। किसका नाम है? कृष्णा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर का। वीटी कल्चर जो है वह अंगूर का उत्पादन कहलाता है। किसका उत्पादन? अंगूर का। और आप लोग को बता दें कि अंगूर उत्पादन के लिए भारत के अंदर में आपका जो है कि नासिक शहर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? नासिक शहर। और आप लोग को बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपका साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू में भी साइट्रिक, अंगूर में साइट्रिक, नींबू में साइट्रिक। और आप लोग को बताना है कि नींबू में जो है कि कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो नींबू में 18 और 36, 18 और 36, नींबू में 18 और 36। और नींबू में याद रखिएगा तांबा की कमी से डायबेक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबेक रोग होता है। और आप लोग को बता दें कि नींबू में साइट्रस कैंकर रोग भी होता है। कौन सा रोग? साइट्रस कैंकर रोग होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्मी कल्चर जो है वो किसका उत्पादन करता है? तो वर्मी कल्चर केचुआ का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? केचुआ। और वही केचुआ जो कि किसान का मित्र कहलाता है। किसान का मित्र कहलाता है। और जो है कि किसान का या फिर खेत का हलवाहा कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे हलवाहा आपका होता है कि वो खाना बनाने वाला है, खाना बनाने वाला हलवाहा होता है। और उसी प्रकार से जो है कि खेत में जो खाना बनाने का काम करता है या फिर पेड़ पौधे को जो अधिक से अधिक जो पौष्टिक आहार दिलवाता है वह आपका केचुआ दिलाने का काम करता है। क्योंकि केचुआ जो है कि एक वर्मी के रूप में काम करता है और खेत की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और केचुआ में एक भी आंख नहीं होता है, एक भी आंख नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और मिट्टी को जो है कि भारत सरकार के द्वारा कुल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। और भारत के अंदर में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भारत में कुल 46% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक अगर क्षेत्र पूछे कि किस क्षेत्र या किस राज्य में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश बिहार का जो गंगा का दियारा क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक होता है। और जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और जो है कि जलोढ़ मिट्टी में कोई भी फसल आप बो दीजिए वह जो है कि आराम से हो जाएगा। क्योंकि उसमें खाद वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि गंगा नदी जो है वह बार बार अपने निक्षेप के साथ या बाढ़ जब आती है गंगा नदी में तो अपने साथ वह नई प्रकार की मिट्टी हमेशा लाते रहती है। और उस पर साल भर आप जो है कि फसल आराम से जो है कि उस पर बोइए और आराम से बिना कोई खाद पानी दिए हुए आप जाके काट लीजिए, फसल की पैदावार अधिक हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में आपका सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश बिहार में है। और जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। मान लीजिए कि जब एक बार आज के डेट में अगर एक नई मिट्टी आई है अपने पानी के साथ गंगा नदी लाई है बहा के तो वह 1 साल भर चलेगी, उस पर 1 साल भर जो है कि खेती होगा। और जब 1 साल के बाद नया मिट्टी आएगी तो वह नया मिट्टी कहलाएगी। और तब तक में जो इसका 1 साल पूर्व गया है एज इस मिट्टी का उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो मिट्टी को 2 भाग में बांटते हैं, एक नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पर बात होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो आपको एक ट्रिक दिए थे वाक्य पब्बा, ऐसे आप रट के जाइएगा ना तो एग्जाम में कंफ्यूज होना एकदम पक्का है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आपको कुछ जुगाड़ चाहिए तो वाक्य पब्बाप याद रखिएगा। यानी कि ब से बंगड़ बना लीजिएगा, प से पुरानी जलोढ़ मिट्टी बना लीजिएगा। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बंगड़। जब पुरानी बंगड़ ले लिया, जब एक आप कंफर्म हो जाएगा तो दूसरा अपने आप जो है कि एग्जाम में जो है कि क्लिक हो जाएगा माइंड, तो वो हो जाएगा नया पुरानी हो गया बंगड़। यानी कि एक अब बचा नई को खादड़ बना देंगे। क्या बना देंगे? खादड़ बना देंगे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में कौन सी मिट्टी सबसे कम पानी का अवशोषण करती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी सबसे कम पानी को अवशोषित करती है, अवशोषित करने का मतलब है कि उसको कम सोखती है अपने आप में। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आप किसी मिट्टी पे पानी को ऐसे ढाल देते हैं तो उस मिट्टी में क्षमता होनी चाहिए कि उस पानी को सोख ले। क्या कर ले? सोख ले। तो हम समझेंगे कि सबसे अधिक
अवशोषित करने, पानी का अवशोषण करने वाली मिट्टी वही है। लेकिन आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में सबसे अधिक पानी का अवशोषण करने वाली मिट्टी है चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। भारत के अंदर में सबसे अधिक पानी का अवशोषण करने वाली, यानी अपने आप में पानी को समाहित करने वाली जो कि आपका मिट्टी है चिकनी मिट्टी। लेकिन वहीं पर भारत में सबसे कम पानी का अवशोषण करने वाली मिट्टी है आपका बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। उसमें पानी दीजिएगा तो उसमें पानी वो नहीं सोखता है। लेकिन बहुत लड़का का माइंड कंफ्यूज हुआ होगा, कैसे कि भाई यहाँ पर अगर हम बालू रहता है उस पर हम पानी को ऐसे डालते हैं तो सब पानी सट से अंदर भाग जाता है। तो सट से अंदर जब भाग गया इसका मतलब सबसे अधिक ईवलन होना चाहिए अवशोषित। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हम कुछ दिमाग देते हैं, आप समझ में अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप मरुस्थल में गए या घर में ही आपका बालू रखा हुआ है, तो वहां पर क्या कीजिएगा, आप एक लोटा या एक डब्बा पानी आप उस पर जो है कि डालिएगा। पानी डालने के बाद आपको पता चलेगा कि पानी जो है कि नीचे चल गया। लेकिन वो आपका जो बालू है, वह बालू जो है कि उसमें क्षमता नहीं है उसको ब्रेक करने का, वो जो है कि अपने आप पानी को नीचे जाने दिया। इसका मतलब सबसे कम अवशोषण जो कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है? बालू मिट्टी। कौन कर रही है? बालू मिट्टी। जैसे आप मान लीजिए कि नीचे फर्श पे रख दीजिए, पक्की पे, यानी फर्श पे रख दीजिए, उस पे जो है कि बालू आप रख दीजिए। अब बालू पे आप पानी डालिए, देखिएगा सब जो है कि फर्श पे आ जाएगा पानी। इसका मतलब उस बालू मिट्टी में क्षमता नहीं है कि पानी को वो ब्रेक करके रख पाए। लेकिन वहीं पर जब आप चिकनी मिट्टी थोड़ा सा जितना रख दीजिएगा और उस पर डालिएगा, देखिएगा वही अपने आप में अवशोषित कर लेगा, नीचे जाने भी नहीं देगा, बहुत कम मात्रा में जाने देगा। तो यहां से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि बलुई मिट्टी जो है वह सबसे कम पानी का अवशोषण करती है। उसमें क्षमता नहीं है कि अपने आप में वो जो है कि अपने आप को पचा पाए पानी को। लेकिन आपका चिकनी मिट्टी को क्षमता है कि सबसे अधिक हम पचा सकते हैं पानी को। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन या पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। लेकिन आप लोग को बता दे, अगर पूछेगा फल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फल का अध्ययन जो होता है वह आपका पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। और फूल का जो अध्ययन होता है एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फूल का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूल का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। और आप लोग को बता दे कि भारत के अगर आपसे पूछे कि पादप में या पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति होने के कारण फूल खिलते हैं, तो फ्लोरिजेंस। फूल जो खिलते हैं अपने आप में देखते होंगे सुबह सुबह जो है कि वो एक प्रकार का जो है कि पूरा एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है वही फूल, लेकिन कुछ देर के बाद वो खिल जाता है। तो इसका मतलब पादप एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है फ्लोरिजेंस। फ से फूल याद रखेगा, फ से फ्लोरेंस याद रखेगा। उसी के कारण फूल जो है कि अपने आप में खिल जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बौने पौधे जो लंबे होते हैं वो होते हैं जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण? जिब्रेलिन के कारण। और पेड़ पौधे में जो फल पकते हैं वो एथिलीन के कारण। एथिलीन के कारण। और एथिलीन ही एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस रूप में पाया जाता है। किस रूप में? गैस रूप में पाया जाता है। और पेड़ पौधों में घाव की भरपाई के लिए ट्राउमेटिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ट्राउमेटिन हार्मोन को आपको जो है कि डॉक्टर हार्मोन की संज्ञा दिया गया है। याद रखिएगा। और उसी में से एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन में सहायता होता है। किसमें होता है? कोशिका विभाजन में सहायता होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। सब्जी का उत्पादन या अध्ययन जो कहलाता है वो एलेरिकल्चर में करते हैं। और आप लोग को बता दे कि एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका ताइवान में है। कहाँ है? ताइवान। एशिया महाद्वीप का एक देश है ताइवान। और वही ताइवान जो कि समलैंगिकता को अपनाने वाला पहला एशियाई कंट्री बना था ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ठीक है, याद रखिएगा। और वही ताइवान में एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। लेकिन अगर हम भारत पे फोकस करते हैं, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है भारत में, तो भारत के अंदर में सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। कहां में? वाराणसी में। यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। और वाराणसी जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। और हाल ही में वाराणसी के अंदर में आपका एक मंदिर का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है स्वरवेद मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वरवेद मंदिर। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया हाल ही में। लेकिन वाराणसी के अंदर में स्टैटिक जीके के तौर पर एक मंदिर आता है जिसका नाम है वो भारत माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? भारत माता का मंदिर आपका वाराणसी में पहले से चलते आ रहा है। लेकिन हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अस्थियों का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। या हड्डी का अध्ययन भी ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी में 8% फास्फोरस पाया जाता है। और हमारे शरीर में खून का मात्रा 7%। कितना परसेंट? 7%। लेकिन अगर पूछेगा कि हमारे मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है? 2%। कितना परसेंट? 2%। मान लीजिए मेरे पूरे शरीर का वजन अगर 70 केजी है, अगर हम 70 केजी का 2% निकालते हैं तो लगभग जो है कि 1.4 केजी आएगा। 1.4 यानी 1400 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब हमारे मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। ऐसे भी एक स्वस्थ मनुष्य का भार लगभग 65 से 70 केजी के आसपास होना चाहिए। तो उसके अनुसार लगभग आप लोग याद करते होंगे कि 1350 से 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। इसीलिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 यह क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमारे मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो ऑप्शन में था कि कुल शरीर का 2%, कुल शरीर का 5%, कुल शरीर का 10%, यही ऑप्शन था सेम। तो आप लोग एक कॉमन अगर जानकारी प्राप्त रखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का भार लगभग 70 केजी होता है, 70 केजी का 2% निकालेगा तो लगभग आपका 1300 से 1400 ग्राम के आसपास आएगा। तो आराम से आप टिक आउट कर सकते हैं। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजिकल आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स में कुछ सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन बने थे? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने थे आपके 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि। लेकिन अगर हम स्टैटिक जी के तौर पर इसको देखें तो भारत के अंदर में आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक जो है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि भारत जो है कि 26 जनवरी 1950 को अपना पूर्ण संविधान को लागू किया था उसी दिन। और उसी दिन भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य बना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत एक संप्रभुत्व राज्य कब बना? 1947 में। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य 1947 में बना, लेकिन भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य 1950 में बना। आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग को पता होगा कि भारत लगभग आपका अंग्रेज का उपनिवेश लगभग 200 वर्ष तक रहा है। और अंततः अंग्रेजों से हमें छुटकारा 1947 में मिला, क्योंकि 1947 से पहले हमें कोई डिसीजन या लेने का अधिकार या कोई अपना जो है कि प्रभुत्व नहीं था। मेरा कोई अस्तित्व नहीं था भारत के अंदर में। मेरा जो भी शासन प्रशासन होता था भारत सरकार के द्वारा नहीं होके ब्रिटेन सरकार के द्वारा होता था। वहीं से सब प्रकार का निर्णय आता था, अधिनियम बनकर आता था। लेकिन पहली बार जो हमको यह अधिकार मिला कि जो भी डिसीजन लेगा वो भारत के व्यक्ति लेंगे या हमारे यहाँ के संविधान के अनुसार हम चलेंगे, ऐसा अधिकार हमको 1947 में आया। क्योंकि 1947 के बाद अंग्रेज को कोई अधिकार नहीं रह गया भारत में, क्योंकि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हमें आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद हमें अपना प्रभुत्व मिला। और प्रभुत्व मिलने के बाद खुद का डिसीजन लेने के लिए हमें पावर आई। और उसके बाद आगे चलकर हमने जो कि संविधान का निर्माण किया। और अंततः संविधान 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू किए। इसका मतलब भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य जो बना 1950 में बना। और भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य जो बना, यानी अपना प्रभुत्व जो आया वो 1947 से। कब से हुआ? 1947 से। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन भारत का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उस दिन लगभग 15 अनुच्छेद को लागू कर दिए गए थे। और लगभग अधिक से अधिक अनुच्छेद जो था 15 अनुच्छेद में से वो नागरिकता संबंधी था। कौन सा अनुच्छेद था? क्योंकि नागरिकता संबंधी उसमें बहुत सारा विवाद हो रहा था। इसीलिए हमारे संविधान सभा ने कहा कि कम से कम अगर सब अनुच्छेद को नहीं लागू कर सकते हैं तो आप कम से कम नागरिकता संबंधी अनुच्छेद को लागू कर दीजिए। क्योंकि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत आ रहा है, इसमें बहुत सारा मामला देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारा आतंकवादी विरोध भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा कीजिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान अभी लागू कर दीजिए। क्योंकि जो है कि ब्रेक हो जाएगा विभिन्न प्रकार का जो यहाँ पर गतिरोध हो रहा है। और आगे चल के हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान 395 अनुच्छेद को लागू कर देंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्रत्येक 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। अगर ऑप्शन में अगर एग्जाम में संविधान दिवस नहीं पूछे, उसके बदले में दूसरा शब्द का यूज करता है, विधि दिवस। क्या यूज करता है? विधि दिवस। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा या एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो इसके बदले में तीसरा शब्द का यूज करता है। इसका नाम है आपका जो है कि कानून दिवस। कौन सा दिवस? कानून दिवस। इसीलिए विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस, ये तीनों दिवस जो आता है वो 26 नवंबर को लगाएंगे। क्योंकि संविधान एक प्रकार का कानून है, कानून एक प्रकार का संविधान है, और संविधान और कानून एक प्रकार का विधि है। क्या है? विधि है, जो कि एक राष्ट्र को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेज होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, आप लोग को पता होगा
भारत के अंदर में पहली प्राइवेट ट्रेन जो है वह आपका वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम ट्रेन 18 था। क्या नाम था? ट्रेन 18 या ट्रेन 18। ट्रेन 18 से नाम परिवर्तित करके इनका नाम रखा गया वंदे भारत। और भारत के अंदर में अगर देखें हम पहला वंदे भारत ट्रेन तो वो से वंदे होता है, कुछ जुगाड़ दे रहे हैं, कुछ जुगाड़ दे रहे हैं, वो से वंदे होता है, वो से वाराणसी होता है। इसीलिए भारत के अंदर में पहला वंदे भारत अगर ट्रेन पूछे कहां से कहां के बीच चला है तो एक आपका वो से वंदे, वो से वाराणसी सटा लेंगे। क्या सटा लेंगे? और वाराणसी से चला के इसे हम लोग जो है कि दिल्ली घुसा देंगे। कहां घुसा देंगे? दिल्ली। यानी कि मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत करता है और जहां पर जाके वो प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हैं वहां तक वंदे भारत गई है। याद रखिएगा, वाराणसी से दिल्ली के बीच पहला वंदे भारत ट्रेन। लेकिन भारत के अंदर में दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वह जो है कि मोदी जी बोले अब तो हम जो है कि अपने लोकसभा से वाराणसी से लाकर दिल्ली ट्रेन तो घुसा ही दिए हैं वंदे भारत को, अब दिल्ली से खोलो, आज से चलो अब जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। कहां घूमने के लिए? जम्मू कश्मीर यानी कटरा। कटरा आप लोग जाइएगा अगर वैष्णो देवी घूमने के लिए वो कटरा रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। तो पहला वंदे भारत वाराणसी से दिल्ली और दूसरा वंदे भारत दिल्ली से चलिए कटरा तक। कहां तक चलिए? कटरा तक। ये हो गया आपका जो है कि भारत के अंदर में पहला और दूसरा वंदे भारत ट्रेन, जिसका पहले नाम ट्रेन 18 के रूप में था। लेकिन अगर देखें दक्षिण भारत के अंदर में पहला वंदे भारत ट्रेन किन दो शहर के बीच चला है तो भारत के अंदर में दक्षिण भारत में पहला वंदे भारत ट्रेन जो चली है दो मुख्य शहर के बीच चली है, एक बेंगलोर एक चेन्नई, एक बेंगलोर एक चेन्नई। याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पूर्वी भारत में पहला वंदे भारत ट्रेन किन दो शहर के बीच तो पूर्वी भारत में सबसे फेमस रेलवे स्टेशन है हावड़ा। कौन सा है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है कि पहला पूर्वी जो है कि भारत में ट्रेन चलने का काम हुआ है। और उसी प्रकार से अगर देखें कि पहला वंदे भारत ट्रेन जो बनाया था वो फ्रांस की एक कंपनी थी जिसका नाम था एसॉल्ट। क्या नाम था? फ्रांस की एक कंपनी थी एसॉल्ट। और एसॉल्ट के द्वारा ही जो है कि आपका वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम हुआ। लेकिन वर्तमान समय में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भारत की एक कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, या भारत की एक रेलवे की एक फैक्ट्री है जिसका नाम है आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई के आसपास स्थित है। तो वो ही अभी वर्तमान समय बनाने का काम कर रही है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में जो है कि राफेल विमान भी बनाने का काम आपका फ्रांस करती है। भारत को जो या मोदी सरकार को जो राफेल विमान जो है कि देने का जो काम करती है वह फ्रांस सरकार हुआ एमेनुअल मैक्रोन के द्वारा किया जाता है। और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम इसी से मिलता जुलता है जो कि वंदे भारत दे रही है ट्रेन, उनका नाम है एनसॉल्ट एविएशन कंपनी। द एनसॉल्ट एविएशन कंपनी, यानी दोनों में नाम मिलता जुलता। याद रखिएगा, राफेल भी दे रहा है फ्रांस और वंदे भारत भी पहला दिया है, क्या दिया है? फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में एमेनुअल मैक्रोन है जो कि 2024 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। लेकिन जब इसी को हम स्टैटिक तौर पर देखते हैं कि 1950 ईस्वी में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था 1950 में 26 जनवरी के दिन, तो उस दिन भी मुख्य अतिथि आए थे और तब से लेकर एक वर्ष भी मिस नहीं हुआ है, तब से लेकर अभी तक आ रहे हैं। और उसमें से आप लोग को बता दे कि 1950 में जब पहली बार आए थे तो वह जो है कि आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिसका नाम था सुकर्नो। क्या नाम था? सुकर्नो नाम के राष्ट्रपति भारत के अंदर में पहले मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद बनगड़िया। 16वें वित्त आयोग, आप लोग को पता है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का गठन जो है कि इसलिए किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि केंद्र और राज्य के बीच जो है कि टैक्स का बंटवारा करना या राजस्व का बंटवारा करना या पैसा का बंटवारा करना। अब मान लीजिए कि भारत के अंदर में बहुत सारा ऐसा टैक्स है जो कि केंद्र वसूलती है और राज्य के बीच जो है कि बांटने का काम करती है। तो इसके बीच में जो सबसे मुख्य भूमिका अहम निभाती है वह आपका वित्त आयोग निभाती है। और वित्त आयोग का स्थापना प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के अंदर में राष्ट्रपति कुल 5 सदस्य को मिलाकर करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 280। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280। और करते कौन है? राष्ट्रपति। करते कौन है? राष्ट्रपति। प्रत्येक कितने वर्ष? 5वें वर्ष। प्रत्येक कितने वर्ष? 5वें वर्ष। अब कुल कितने व्यक्ति को मिला के? 5। कुल कितने व्यक्ति? 5। और 5 में से एगो अध्यक्ष बना देता है, 4 गो अन्य सदस्य बना देता है। तो क्वेश्चन बहुत बार
बार एग्जाम में पूछा गया है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 5। दूसरा क्वेश्चन इसी को तोड़ के बनाया है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर कुल कितने सदस्य होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में पहला विधि आयोग का गठन या फिर भारत के अंदर में पहला वित्त आयोग, विधि नहीं छोड़ दीजिए, भारत के अंदर में पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। और भारत के अंदर में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. योगी बने थे। कौन बने थे, के.सी. योगी बने थे। इसी प्रकार से चलते 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 कुछ दिन पहले आपके 15वें वित्त आयोग के गठन किया गया था और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके एन.के. सिंह। कौन थे, एन.के. सिंह। और उसके कार्यकाल के खत्म होने के बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और वही अरविंद पनगड़िया जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में 2014 में जो है कि 15 में बनने का काम किए थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम बोलने के क्रम में वित्त आयोग की जगह विधि आयोग बोल दिए थे। विधि आयोग, आप लोग को बता दें, विधि आयोग भारत के अंदर में पहला विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में जब भारत गुलाम हुआ करता था। जब भारत गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेजे के जमाने में 1834 ईस्वी में पहले विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया गया था। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से लेकर 1836 तक हुआ करता था। उसी बीच में 1834 ईस्वी में आपका पहला विधि आयोग का गठन होता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और 1834 के जस्ट एक साल के बाद 1835 ईस्वी में भारत के अंदर में पहली बार शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। किसे बनाया था, अंग्रेजी को। और भारत के अंदर में अंग्रेजी का माध्यम शिक्षा को बनाने को लेकर पहली बार मैकाले ही लाया था। कौन लाया था, मैकाले ही लाया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। लेकिन जब आगे चलते चलते 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हो गया, 1950 में जब संविधान लागू हो गया पूर्णतः, तो उसके बाद 1955 में जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, उधर आपको 1834 बताए हैं, आप फिर 1955 बता रहे हैं। तो आजादी के बाद और गणतंत्र दिवस मनाने के बाद भारत में पहली बार 1955 ईस्वी में विधि आयोग का गठन होता है। और भारत के अंदर में विधि आयोग का गठन करने वाले व्यक्ति थे आपके कौन, तो एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़, क्योंकि भारत के अंदर में पहले महान्यायवादी जो बने थे वो एमसी सीतलवाड़ बने थे। उनके ही अध्यक्षता में पहली बार 1955 ईस्वी में महान्यायवादी के रूप में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। और तब से लेकर विधि आयोग का गठन होते 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 भी 22वें विधि आयोग का गठन हो चुका है। हाल ही में करंट के तौर पर देखें तो भारत में भी वर्तमान समय में 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। और 22वें विधि आयोग का जो 22वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वह ऋतुराज अवस्थी है। कौन है, ऋतुराज अवस्थी है। और याद रखिएगा भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़। और वर्तमान समय में भारत के जो महान्यायवादी है वो आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। और महान्यायवादी वर्तमान में 16वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, यानी याद रखिएगा 3 क्वेश्चन बताते हैं। वर्तमान समय में अगर पूछे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितने नंबर का है, 14वां नंबर का। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग सीएजी कैग कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है, उनका क्रम अगर देखें वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो 14वें नंबर पे बैठे हुए हैं सीएजी के रूप में। वहीं पर अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखते हैं तो वो 16वें नंबर के बैठे, सॉरी अगर हम महान्यायवादी देखते हैं वो 16वें नंबर के बैठे हुए हैं। कितने नंबर पे, 16वें नंबर पे बैठे हुए हैं। और वर्तमान समय में आर वेंकट रमनी बन बैठे हैं। अगर हम देखें वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो यानी चुनाव आयोग के अंतर्गत जो एक चुनाव आयुक्त होता है वह वर्तमान समय में राजीव कुमार है 25वें नंबर के। और भारत के अंदर में जो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो भी कितने नंबर के, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास के रूप में। किसके रूप में, शक्तिकांत दास। यानी वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार है वो भी 25वें नंबर के है। लेकिन भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, आपका भारत के अंदर में न्याय देने वाली जो सबसे बड़ी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसका वर्तमान समय में जो आपका वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश है वह जो है कि डीवाई चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। कितने नंबर के, 50वें नंबर के। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर जो है कि समापन कर रहे हैं। तो
आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने आप में जो है कि पढ़ाई के माध्यम में अपने आप को जो है कि आत्मज्ञान में लेने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में जो है कि बहुत सहूलियत होगा। यह गारंटी देते हैं कि जो भी लड़का बिहार एसएससी में बैठिएगा, अगर 75 जीके जीएस में अगर 60 प्लस में हमारे वीडियो से नहीं टच करेगा क्वेश्चन, तो फिर आप हमको बोलिएगा। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से आप सभी का कमेंट आ रहा है, हम किसी भी लड़का को उतना ज्यादा पहचानते नहीं है कि वो कौन है नहीं है, लेकिन आप लोग जो है कि हमारे एक परिवार के रूप में हम पे विश्वास किए हैं। तो ये समझ लीजिए कि कौशल जी के जीएस परिवार आपका बहुत ज्यादा हद तक मेहनत कर रहा है। बस आप सपोर्ट कीजिए इसी तरह, और इसी तरह आप लोग जो है कि आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और हम अपने मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं किए, ना ही आगे करेंगे। बस इसी तरह से आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं आएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।